कृषि प्रधान इस देश में किसान आगे बढ़ रहा है। परंपरागत खेती के साथ साथ इस देश का किसान आधुनिकता के पथ पर भी आगे बढ़कर नए नए किस्मों के अनाज और सब्जियों को उगाकर समाज तक पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, आज का किसान नए नए प्रयोग कर रहा है, प्राकृतिक उत्पादों पर जोर दे रहा है। वर्षों मेहनत करके अपनी खेती को पूरी तरह से जैविक में बदल रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान का नाम है जितेंद्र मिगलानी, जो हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं। ये हरे भरे खेत, ये मुस्कुराती फसलें कई साल की मेहनत का नतीजा है जितेंद्र की। जितेंद्र ने जैविक खेती के क्षेत्र में ऐसे कई कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसे देख और सुनकर लोग आश्चर्यचकित हैं। जितेंद्र अपने ही तरीकों से सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। पर ये यूं ही नहीं हुआ। जितेंद्र एक मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जितेंद्र ने पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना भविष्य कृषि में बनाने का मन बना लिया था। जितेंद्र ने पारंपरिक तरीके से खेती शुरू की, जिसमें संघर्ष ज्यादा था और मुनाफा कम। फिर जितेंद्र अपने खेतों में कई तरह के प्रयोग करने लगे ताकि उनकी खेती रफ्तार पकड़ सके। खेती में आने के बाद मैंने नॉर्मली जिस तरह से लोग फसलें करते हैं उसी तरह से मैंने अपनी फसलें करनी स्टार्ट की। तो कुछ समय के बाद मुझे ये लगा कि उन फसलों में उतनी कमाई नहीं है जितनी हमें होनी चाहिए। तो मैंने सब्जियों की खेती स्टार्ट कर दी, जिसमें मैं तरह तरह की सब्जी, आउट सीजन सब्जियां, ये सब्जियां मैं उगाता रहा। तो उसके कुछ समय के बाद जब मुझे सब्जियों का नॉलेज अच्छा हो गया तो मैंने पॉली हाउस लगाया, 1 एकड़ में नेट हाउस लगाया, कुछ वर्टिकल फार्मिंग मैंने स्टार्ट की और लो टनल फार्मिंग, ऑफ सीजन फार्मिंग, ये सभी तरह की खेती मैंने की। जितेंद्र ने जैविक खेती के विषय में हर तरह की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। उनका पूरा ध्यान प्राकृतिक खेती की तरफ था। जैसे जैसे उन्हें जानकारियां मिलती रहती, वैसे वैसे वो उन जानकारियों के मुताबिक अपने खेतों में प्रयोग करते। इस पूरी कश्मकश में कभी वो सफल होते और कभी नहीं भी, पर इस उतार चढ़ाव से उनके हौसले में कोई कमी नहीं आ रही थी। हमारे खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन अधिक होना चाहिए, खेत के अंदर बायोडाइवर्सिटी अधिक होनी चाहिए, खेत के अंदर इंसेक्ट तरह तरह के होने चाहिए। तो वो सब बातें हमने जैसे हमें महसूस हुई तो तभी हमें सर्च करते करते नेट से और राजीव दीक्षित और पालेकर जी के बारे में, उनके बारे में पढ़ा तो उन्होंने भी बहुत बताया नेचुरल फार्मिंग के बारे में। तो जैसे फिर हमने सुभाष पालेकर जी के बारे में पढ़ा तो उनकी सारी थ्योरी पढ़ी तो हमें ये लगा कि इस तरह से जो है इनकी बातों में कुछ थ्योरेटिकल है, तो हमें लगा कि इस तरह से फार्मिंग हो सकती है। तो हमने कुछ एकड़ में अपने इस तरह से फार्मिंग स्टार्ट की। जितेंद्र का उनके खेतों में जैविक खेती को लेकर तरह तरह के प्रयोगों का सिलसिला चलता जा रहा था, जिसमें उनकी असफलता बढ़ती जा रही थी। इस असफलता की वजह से जितेंद्र के परिवार में कलह भी शुरू हो चुकी थी। घर में आए दिन झगड़े होने लगे और ज्यादातर लोगों का ये सुझाव आया कि जितेंद्र दोबारा से रासायनिक खेती करें, पर जितेंद्र अपना मन पक्का कर चुके थे। उन्हें ये एहसास था कि रासायनिक खेती के परिणाम न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए कितने भयानक हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने किसी की ना सुनी और संघर्ष के उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। हमारे घर डेली इस बात के लिए झगड़ा भी रहता था कि नेचुरल फार्मिंग करते हो आप पहले, और हम केमिकल फार्मिंग कर रहे थे तो आउटपुट अच्छी आ रही थी, अब इसमें सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी आ नहीं रहा। तो मेरी जिद थी कि इस तरह से हो सकता है, तो मैंने अपने भाई को कहा चलो हम फार्म विजिट करके आते हैं, देख के आते हैं जो लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने पूरा हरियाणा, पंजाब में जो लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे थे, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र तक हमने खूब विजिट किया। हर करीब जो भी उसमें एड्रेस थे सभी एड्रेस हमने देख के उनसे फ़ोन पे बात की, करके समय लेके उनके फार्म पे विजिट किया।
जैविक खेती के रास्ते पर चलते चलते जितेंद्र एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां उन्हें सफलता की एक किरण दिखाई दी। एक ऐसा जैविक खेत देखने को मिला जिसे जानने और समझने के बाद जितेंद्र को जैसे सभी सवालों के जवाब मिल गए। वो वापस आए और उन्होंने जैविक खेती को दोबारा से शुरू किया और फिर धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगे। वीरेंद्र बरबटे जी के फार्म पे हमें लेके गए तो वहाँ उनकी क्रॉप देख के हमें ये लगा कि वाकई में अगर इनकी क्रॉप हो सकती है तो हमारी भी हो जाएगी। तो भाई ने उसी समय मेरे को कहा जी चलो हम घर चलते हैं, अगर इनकी हो रही है तो हम भी कर लेंगे। उसके बाद आके हमने कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे, जो हमारे अंदर गलतियाँ थी, जो हमें धीरे धीरे समझ भी बढ़ती गई, तो हमने दोबारा से स्टार्ट किया। तो हमारी प्रोडक्शन भी धीरे धीरे केमिकल से अप ही होगी, नहीं तो इक्वल तो है ही केमिकल के। और फिर जब हमें नॉलेज अच्छा हो गया तो हम मल्टी लेयर बागवानी में इसमें उतरे हैं। तो हमने उसके बाद मल्टी लेयर बागवानी स्टार्ट की। शुरुआत में जितेंद्र के खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी की वजह से उनकी सब्जियों पर कीट लगने की वजह से सब्जियां खराब हो रही थीं। उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तब उन्होंने सोचा कि सब्जियों की बजाय वो अनाज और तेल की खेती करेंगे ताकि ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े। तो हम जैसे ही नेचुरल फार्मिंग में स्टार्टिंग से हमने वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट कर दी। तो वेजिटेबल फार्मिंग में ऐसा होता है कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, बेहतर है, तो वो 1.5 गुना रेट भी उसके बाज़ार में मिल सकते हैं। और यदि हमारी क्वालिटी पुअर है, सपोज अगर गोभी में सुंडी लगी, बैंगन में कीड़ा जैसे लगा, फ्रूट बोरर लगा हुआ है, तो उसको कौन परचेज करेगा? सुंडी वाला कौन खाना चाहेगा? तो स्टार्टिंग में इंसेक्ट पेस्ट के अटैक बहुत रहता है, ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन में होता नहीं, तो प्रोडक्शन भी काफ़ी कम रहती है। तो वेजिटेबल फार्मिंग में हमें काफ़ी लॉस हुआ स्टार्टिंग में। तो फिर अचानक ही मेरे मन में एक दिन ख्याल आया कि वेजिटेबल फार्मिंग ना करके हम लोग अनाज, दालें, तेल वगैरह इनकी फसलें करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ, अगर हमारी जहाँ 20 क्विंटल गेहूं की उत्पादन होता है, वो 20 ना होके अगर 10 भी मिलता है तो हमें कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जितेंद्र का मुनाफे की तरफ तो झुकाव था ही, साथ ही उनका जोर समाज को हर तरह से सुरक्षित रखने का भी है, जिसके लिए वो हर तरह के प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र अपने खेतों में पराली, गोबर की खाद और कई और चीजों को मिलाकर कई लेयर बना लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही छोड़ने के बाद उसे खेतों में मिला लिया जाता है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। पराली इस देश की एक बड़ी समस्या है जो दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। सरकार द्वारा कई तरह के उपाय और साधन मुहैया कराने के बावजूद किसान पराली जलाने पर मजबूर हैं, बिना ये सोचे कि इसका जहरीला धुआं कैसे लोगों का जीवन खतरे में डाल रहा है। पर कई किसान ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपने खेतों में बचने वाली पराली को जलाते नहीं। जितेंद्र पिछले 7 साल से अपने खेतों में बचने वाली पराली को जलाते नहीं, बल्कि उसे अपने खेतों को और उपजाऊ बनाने के काम में लाते हैं। मैं पिछले 7 साल से जैसे नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और मैं इस पराली या वेस्ट मटेरियल को अपने खेत में ही उसको कुछ कंपोस्टिंग में या कुछ मल्चिंग में यूज कर लेता हूँ। तो हम जिस तरह से कंपोस्टिंग में यूज करते हैं, वो जितना भी बायोमास है हम उसको उठा के खेत में एक कॉर्नर में रख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा गोबर का खाद है, उसको एक लेयर हम गोबर की खाद डालते हैं, उसके ऊपर एक लेयर हम फिर उसको करीब 3 इंच के करीब, जैसे हमने गोबर की खाद डाल दी, उसको उसके ऊपर 3 इंच के करीब हमने उसके ऊपर बायोमास या पराली वगैरह की उस पे तय जमा देते हैं।
जितेंद्र अपने खेतों में पराली, गोबर की खाद और कई और चीजों को मिलाकर कई लेयर बना लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही छोड़ने के बाद उसे खेतों में मिला लिया जाता है। हमारे गोबर की खाद में पहले से ही माइक्रोब बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए उसका कोशिका विभाजन क्योंकि मीठे से होता है, फार्मेंटेशन करने के लिए हम उसमें गुड़ का शरबत या गुड़ का पानी या उसको माइक्रोब्स को प्रोटीन देने के लिए किसी भी दाल का आटा, इसका मिक्सचर बना के हम उस पर छिड़क देते हैं। फिर एक लेयर उस पर गोबर की खाद की डाल दी जाती है, फिर एक लेयर उसके ऊपर इसी तरह से बायोमास की डाल दी जाती है। उसके ऊपर दोबारा से फिर वही गुड़ का शरबत और जो अपना बेसन, किसी भी दाल का आटा, वो उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है। तो इसी तरह से 8-10 तय इसी तरह से बना ली जाती हैं। तो इसको 15-20 दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद उसको मिक्स कर लेते हैं किसी भी ट्रैक्टर वाले इंस्ट्रूमेंट से या हाथ से उसको मिला के दोबारा से ऐसे छोड़ दिए जाते हैं। इस तरह की विधि से लगभग 2 महीने के बाद जितेंद्र के खेतों के लिए एक फलदायक खाद तैयार हो जाती है, जिसे जितेंद्र बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करके अपने खेतों को एक बेहतर फसल के लिए पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। तो करीब 2 महीने में बहुत बढ़िया खाद इससे बन के तैयार हो जाता है। हमारा जो कंपोस्ट है इसमें CN रेशियो भी अच्छा रहता है और बैक्टीरिया भी इसके अंदर काफ़ी हैं क्योंकि हमने उसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। तो जहां हम ट्रालियां भर भर के खाद की डालते हैं तो ये बहुत ही कम मात्रा में 1 एकड़ में इस तरह से बना हुआ खाद करीब 5 से 10 क्विंटल बहुत रहता है। जितेंद्र का मानना है कि इस खाद को बनाने के लिए जितना गोबर का प्रयोग होता है उससे 2 गुना ज्यादा इसमें पराली मिलाई जा सकती है। जितेंद्र अपने अनुभव से बताते हैं कि जितना पराली को खाद बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा उतनी ही खाद की गुणवत्ता बेहतर होती जाएगी। 8 से 10 लेयर में जो हमारा खाद बन गया उसमें हम जितना गोबर डालते हैं उससे 2 गुना तक हम उसमें पराली मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जितना ड्राई मटेरियल होगा उसके अंदर कार्बन की मात्रा उतनी अधिक होगी। ये हमारा गोबर गीला होता है, इसके अंदर हम नाइट्रोजन, जितना भी हरा मटेरियल होता है उसके अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, इसके अंदर बायोमास के अंदर कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो इसको हम गोबर से डबल भी ले सकते हैं। जितना हम इसको अधिक लेंगे उतना हमारा अच्छा खाद बनेगा। और वो डिकम्पोजिशन तो गोबर का खाद भी है, उसके अंदर बैक्टीरिया, ट्राइकोडर्मा वगैरह खूब होते हैं जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये पराली हम ना जला के उसको एज ए कंपोस्ट यदि तैयार करते हैं, उसको कंपोस्टिंग में प्रयोग करते हैं, तो जो कंपोस्ट बनता है उसको प्रयोग करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी प्रदूषित नहीं होता और लोगों को खाने के लिए भी बहुत अच्छा मिल जाता है। जितेंद्र अपने खेतों में हर तरह की नर्सरी खुद ही तैयार करते हैं, जिससे उनका बाजार से नर्सरी खरीदने का खर्चा बच जाता है। जितेंद्र बाजार से बीज खरीदते हैं और उस बीज को जैविक तरीके से बड़ा करते हैं। हम लोग कोई भी नर्सरी बाजार से नहीं परचेज करते, सभी नर्सरी अपने यहाँ तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम बाजार से जैसे कोई भी बीज लेके आते हैं, सबसे पहले बीज को हम उसके ऊपर बाजार से जो बीज आता है उसको फंगिसाइड से ट्रीट या पेस्टिसाइड से ट्रीट किया होता है। तो हम लोग क्योंकि नेचुरल फार्मिंग करते हैं उस बीज को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उसके ऊपर से फंगिसाइड या पेस्टिसाइड जो भी होता है वो रिमूव कर लेते हैं। वो देख लेते हैं हम किस बीज का छिलका जल्दी उतर जाता है तो उसको कम देर के लिए डुबाते हैं पानी में, अदरवाइज उसको थोड़ा ज़्यादा भी पानी में डिप करके रख सकते हैं। तो हम उसको पानी से वॉश करके अच्छी तरह से उसको सुखा लेते हैं हल्का छाया में। छाया में सुखाने के बाद उस सीड को हम बीजामृत से ट्रीट कर लेते हैं। जितेंद्र ने अपने खेतों में मल्टी लेयर बागवानी की है। उन्होंने जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग फसलों की पैदावार के लिए बांटा हुआ है, जिसमें एक प्रमुख फसल के साथ कई अलग अलग तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं। जिस मॉडल में हम खड़े हैं इस समय, ये मेरा अमरूद का मॉडल है। इसमें मेन क्रॉप मेरी अमरूद है। इंटर क्रॉपिंग में इसमें अनार, पपीता, अरहर, हल्दी, मिर्च, गेंदा, सहजन, ये पपीता, ये सभी मेरे इंटर क्रॉपिंग में है। तो ये मेरा अगला जो मॉडल है उसके अंदर जैसे मेन क्रॉप मेरी आड़ू और उसके अंदर इंटर क्रॉपिंग में सब्जी वाला केला, फिर नाक, हल्दी, और फिर मेरा चीकू वाला जो मॉडल है उसमें मेन क्रॉप चीकू, इंटर क्रॉपिंग में कस्टर्ड एप्पल, अनार, आंवला, कहीं माल्टा, किन्नू, फालसा, अंजीर और सब्जी वाला केला। और जैसे केले का मॉडल है उसमें केला और नीचे हल्दी और एक उसमें कहीं कहीं अरहर।
और इसी तरह नींबू का जो मॉडल है उसमें नींबू, केला, अनार, पपीता, ये सभी चीज़ें। जैसे मेरे 5.25 एकड़ का ये प्लॉट है, उसमें 17 से 18 तरह के मेरे जो है फ्रूट्स के प्लांट मैंने इसमें लगाए हुए हैं। एक समय था जब जितेंद्र जैविक खेती में सफलता पाने के लिए दिन रात सोचा करते थे, यहाँ से वहां जाते थे। आज लोग उनके पास आते हैं, उनसे सीखने और उनसे प्रेरित होने के लिए। जितेंद्र मिगलानी ने संघर्ष किया, जो रास्ता चुना उस पर चलते रहे, खुद पर भरोसा रखा और आज सफलता के एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उनके परिश्रम और सफलता से यकीनन लोग प्रभावित हुए हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जितेंद्र अपने खेत के सभी उत्पादों को खुद ही प्रोसेस करके उसे बाजार तक ले जाते हैं। इन उत्पादों को सुखाने के लिए उन्होंने एक ड्रायर का निर्माण किया है। इस ड्रायर से जितेंद्र को उनके उत्पादों को अच्छी तरह से सुखाने में काफी मदद मिलती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने खेत का सारा प्रोड्यूस जो है प्रोसेस करके उसको सेल आउट करते हैं, अपनी पैकिंग वगैरह करके। तो ये हमने उसके लिए, जैसे हम दाल बनाते थे या हम मिर्ची की खेती करते हैं, उसको सुखाने के लिए हमें बड़ी परेशानी होती थी बार बार, तो उसके लिए हमने ये ड्रायर बनाया है। ये हमने 60 बाई 20 का जैसे पॉली हाउस बनता है, सिंपल ही उसी तरह से हमने टनल वाला जो है लो टनल पॉली हाउस फार्मिंग जो करते हैं, उसमें साइडों में नेट लगा होता है। हमने इसमें से नेट हटा के सारा इसको सीट लगा दी। इससे हम जो भी प्रोड्यूस है अपना वो ईजिली सुखा सकते हैं। जो बाहर जो टेम्परेचर होता है हमारा नॉर्मल, उससे करीब 7-8 डिग्री, कई बार 10 डिग्री तक इसको टेम्परेचर इसके अंदर एक्सेस मिल जाता है। और चीज़ जो बाहर हमारी 4 दिन में सूखती थी, इसके अंदर वो 1 दिन में वो सुखाने वाला काम इसके अंदर हो जाता है। जितेंद्र मिगलानी ने संघर्ष किया, जो रास्ता चुना उस पर चलते रहे, खुद पर भरोसा रखा और आज सफलता के एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। उनके परिश्रम और सफलता से यकीनन लोग प्रभावित हुए हैं। जितेंद्र से प्रभावित होने वाले लोगों में सबसे पहला नाम आता है तरुण मिगलानी का, जो उन्हीं के बेटे हैं। तरुण ने पढ़ाई करके खुद को शहर में एक प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार कर लिया था, पर जब उन्होंने अपने पिता के संघर्ष से सफलता तक की कहानी को करीब से जाना, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि वो भी अपने पिता की तरह ही एक किसान बनेंगे और अपने पिता की जैविक खेती को आगे ले जाएंगे। सिक्योरिटी सर्विलेंस की काफ़ी अच्छी कंपनी है, मेरी वहाँ प्लेसमेंट हो चुकी थी। मैंने वहाँ पे 4 से 5 महीने मैंने वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद पिताजी को भी ये महसूस होता था कि नौकरी में उतना फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा अपने बिजनेस में है। तो मुझे भी महसूस हुआ कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इसकी मार्केट में सही में ज़रूरत है। लोग इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं और उनको सही प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कंपनीज तो मार्केट में वो काफ़ी सारी हैं, पर कस्टमर के साथ इंटरेक्शन किसी की भी नहीं है। तो वो नीड को महसूस करते हुए और पिताजी का साथ देने के लिए मैंने वहाँ से जॉब क्विट करी और हमने यहाँ पे अपने काम को और आगे एनहांस किया। तरुण खासकर अपने उत्पादों की मार्केटिंग पर ध्यान देते हैं। वो बताते हैं कि पहले उनके उत्पादों को प्रोसेस करके बाजार तक बेच दिया जाता था, पर अब वो अपने उत्पादों की पैकेजिंग और उसकी मार्केटिंग पर भी ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि उसे बेहतर तरीके से बाजार में उतारा जा सके। पहले हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, हम प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन भी करते थे, तो वो प्रोडक्ट्स हम आगे सेल करते थे।
अभी क्या है, अभी हमने इसको पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया है, इसको सोशल मीडिया पे हर जगह इसकी लिस्टिंग करी, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे, इन सब प्लेटफॉर्म पे हमने इसको ऐड ऑन किया और वहाँ से इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग इम्प्रूव करके अपनी ब्रांडिंग के साथ हम अब इसको बेचते हैं। मनदीप करनाल जिले के ही एक किसान हैं जो पिछले 5 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। 3 साल पहले इनकी मुलाकात जितेंद्र से हुई। मनदीप ने जितेंद्र से मिलने के बाद अपने खेतों में कई तरह के बदलाव किए, जिसकी वजह से उनका मुनाफा बढ़ा है। मैं जितेंद्र मंगलानी जी से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ऑर्गेनिक खेती में 5 साल से कर रहा था। इनके साथ जुड़ने के बाद मैंने अपने खेतों में भी बदलाव किया, जैसे मिश्रित खेती करते हैं हम, गेहूँ के साथ अलसी और गेहूँ के साथ चना जो बेड पे लेते हैं, भाई कम पानी लगे और मल्चिंग विधि से ही हम करते हैं। और फसल अवशेष में हम पिछले 7-8 साल से आग नहीं लगा रहे। जो हमने देखा भाई इसमें पराली की वजह से हमारे खेत आड़ हो रहे थे, और जब से हम ऑर्गेनिक खेती में आए हैं हमारी जो खेतों की बाई थी वो भी भाई जल्दी तैयार होने लगे हमारे खेत। और जितेंद्र जी से जितने भी हमारे खेत में उत्पाद होते हैं हम प्रोसेसिंग करने के बाद इकट्ठे ही मार्केट में सेल करते हैं। सुक्रम पाल जी भी करनाल जिले के रहने वाले हैं और ये भी जितेंद्र के काम से काफी प्रभावित हैं। जिस तरह से जितेंद्र ने अपने खेतों में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके फसल उगाई है, उसी तरह सुक्रम पाल भी समय समय पर जितेंद्र से जानकारियां हासिल करके अपने खेतों को उपजाऊ बना रहे हैं। मैं 5 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो हमारा करनाल में ग्रुप था, ये पहले भी हमसे 2 साल पहले खेती कर रहे थे। बढ़िया जानकारी है उनको खेती के बारे में, रासायनिक की भी अच्छी खेती करते थे और ऑर्गेनिक की भी करते हैं। तो हम इनके संपर्क में आए, इसके बाद ही फिर हमने देखा कि भाई ठीक है। तो जहर मुक्त खेती, जैसे मैं शुगर का मरीज हूँ, तो फिर हमने ये धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया। हमने भी 5 साल से कर रहे हैं, तो बढ़िया है। शुद्ध खाना और बीमारियों से बचना है तो शुद्ध खाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे मिगलानी जी है, हम इनसे बात करते रहते हैं समय समय पर, अब क्या करना है क्या नहीं करना, आपस में मिल बैठ कर बात कर लें तो प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। जितेंद्र का मानना है कि अब समय है कि सभी किसान रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपनाएं। साथ ही सभी किसान पराली को जलाने से बचें और समाज को दूषित होने से बचाएं। मेरे सभी किसान साथियों को ये सलाह है मेरी तरफ से कि हम जो लोग केमिकल फार्मिंग करते हैं तो केमिकल फार्मिंग को त्याग करके हम नेचुरल फार्मिंग यदि स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अपने जो भी हम जिस तरह से कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने खेतों में आग लगा रहते हैं तो वो आग हमें छोड़नी पड़ेगी ताकि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन, पराली वगैरह को आग अगर हम नहीं लगाते तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। तो और थोड़ा सा बिजाई के जैसे हमें पैटर्न है थोड़े थोड़े वो चेंज करने हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े बदलाव करके अगर हम इस तरह से फार्मिंग करते हैं, जैसे जैसे हमारे ज़मीन में ये बायोमास डलेगा, बायोमास डलने से ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव हो जाएगा और हम स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड की बंद कर देंगे, जिससे हमारे खेत के अंदर मांसाहारी कीट, शाकाहारी कीट, सभी तरह के कीट आने स्टार्ट हो जाएंगे। जितेंद्र ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को और अपने खेतों को सींचा और जैविक खेती के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसने दूसरे किसानों का हौसला बढ़ाया है और उन्हें एक सफल किसान बनने के लिए राह दिखाई है। उन्नीस 10th में था जब मैं, और अप्रैल में मेरे फादर को बीमार हुए थोड़े से और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो 1 साल खेत में नहीं आए। तो 1996 से ही मैं खेत में आ रहा हूँ रेगुलर, और धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनता चला गया। मुझे कुछ पता ही नहीं था, मेरे कज़न्स ने बहुत हेल्प की उस टाइम, और धीरे धीरे करके मैं खेती में आ गया। समंदर जिन्हें पंखों की परवाह नहीं, वो उड़ान इनके अंदर। ये है मस्त
मस्त कलंदर 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 ना डर कोई ना फिक्र कोई ना बंधन